जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो प्रस्तुत हूँ भाई फिर आज आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए साइंस बायोलॉजी का मैराथन लेकर। इसके पहले हम लोग एक मैराथन और कर चुके हैं सर। गुड मॉर्निंग निकिता जी, गुड मॉर्निंग स्वाति जी, गुड मॉर्निंग नेचर ब्लॉग जी। भाई राधे राधे आप सभी को। ठीक है, चलिए तो बैच से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी। भाई जो लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी से लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, अपने सिलेक्शन को पुख्ता करना चाहते हैं भाई, तो हमसे जुड़ने के लिए यहाँ संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हुए डॉक्टर महेश सिंह सर, आकाश सर आपके बायोलॉजी पढ़ाते हुए, और हारिस मुस्तफ़ा सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इसी क्रम में भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीचर्स एकेडमी ब्रह्मास्त्र विजेता बैच एक लॉन्च किया है। किसके लिए? यूपी फॉर टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जिसकी वैलिडिटी सर कितने दिन की है? 6 मंथ की है। वैलिडिटी है 6 मंथ की, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट, टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जो लोग भी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच बड़ा ही इफेक्टिव बैच होने वाला है भाई। तो देरी किस बात की? आप लोग 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सअप करिए और इस बैच से रिलेटेड जानकारी लीजिए और बैच को ज्वाइन करिए। चलिए तो एक बार क्लियर करिए भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वाति जी जुड़ गए हैं, प्रभाकर जी, मीना जी, नेचर ब्लॉग जी, निकिता जी, बायोलॉजी एस्पायरेंट जी, मीना भारती जी। चलिए ऑल क्लियर, शुरू किया जाए सर। क्लास को स्टार्ट किया जाए भाई। चलिए भाई क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, लेते हैं पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आज का। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ रबी क्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का युग्म है? व्हीट, मस्टर्ड, पैडी, पीज, मेज, नन ऑफ दिस। बताइएगा भाई, रबी फसल का एग्जाम्पल कौन सा है? जवाब दीजिए भाई। बीपीएससी का ये सिलेबस है। एक का आंसर आपका आ रहा है ए। बहुत बढ़िया, ए जवाब आ रहा है। चलिए ए जवाब आप लोगों का आ रहा है सर। देख लेते हैं, चेक करते हैं भाई। हम लोग जब क्रॉप्स की बात करते हैं सर, अगर हम लोग क्रॉप्स की बात करते हैं तो 3 तरीके की क्रॉप हम लोग पढ़ते हैं जनरली। 3 तरीके की क्रॉप हम लोग पढ़ते हैं सर। एक पढ़ते हैं हम लोग आपका खरीफ। क्या पढ़ते हैं? खरीफ क्रॉप पढ़ते हैं। सेकेंड सर रबी पढ़ते हैं। और थर्ड है सर जायद। ये आप लोगों को पता भी होगा। इसकी बुआई सर हम लोग अगर खरीफ की बुआई की बात कर लें सर, तो खरीफ की बुआई हम लोग सितंबर अक्टूबर के आसपास करते हैं। सॉरी, खरीफ की बुआई की अगर बात करें, बिल्कुल, तो खरीफ की बुआई जून जुलाई के आसपास हम लोग करते हैं। इसकी बुआई कब करते हैं? जून जुलाई के आसपास हम लोग करते हैं सर। ठीक। अगर रबी की बात की जाए सर, यहां पर अगर रबी की बात की जाए तो अक्टूबर नवंबर के आसपास रबी फसल की बुआई करते हैं हम लोग। अक्टूबर नवंबर के आसपास करते हैं सर। और यहां पर हम लोग अप्रैल मई के आसपास जायद फसल की बुआई करते हैं। अब एग्जाम्पल अगर देखें सर, खरीफ का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो खरीफ का एग्जाम्पल आपका सर मेज हो जाएगा, पैडी हो जाएगा सर। यहीं पर सर आपका सोयाबीन हो जाएगा सर। अगर हम लोग रबी की बात कर लें सर तो व्हीट हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा सर, व्हीट, मस्टर्ड, बार्ली हो जाएगा सर। और अगर जायद की बात करें सर तो यहां पर कुकुम्बर हो जाएगा सर, मेलन्स हो जाएंगे,
तो ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं खरीफ, रबी और जायद फसल के। बहुत बढ़िया, खरीफ, रबी और जायद फसल के। यहां पर अगर हम लोग चेक करें एक एक चीजों को, तो सर व्हीट और मस्टर्ड तो रबी के पेयर हैं, बिल्कुल व्हीट और मस्टर्ड आपका करेक्ट है, आंसर अपना ए बन रहा है। अगर यहाँ पैडी की बात करें तो ये खरीफ का हो जाता है सर। आपसे पूछा क्या है, आपसे रबी पूछा है, मस्टर्ड तो होता है रबी, बट पैडी की बात करें, धान की बात करें तो ये खरीफ की फसल होती है। अगर यहाँ पैडी की बात कर लें तो ये फिर से क्या हो जाएगा, आपका खरीफ का फसल होगा। पी आपका क्या हो जाएगा भाई, मटर आपका जो होगा वो रबी का हो जाएगा। देन यहाँ पर फिर से मेज आ गया, और यहाँ पर अगर हम देखें भाई तो ये तो ऑप्शन तो आपका ए ही करेक्ट होगा। हमने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है। इनकी बुआई जून जुलाई के आसपास, रबी की बुआई आपका अक्टूबर नवंबर और अप्रैल मई के आसपास जायद की बुआई की जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये एक्चुअल में बीपीएससी का सिलेबस है, तो परेशान नहीं होना है, ये दिया गया है, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड में दिया गया है, क्रॉप्स में दिया गया है। तो आगे बढ़ते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा सवाल भाई, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। आप लोगों के पास 30 सेकेंड का टाइम है। सेकेंड क्वेश्चन को पढ़िए सर और जवाब दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, सेकेंड क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। हाँ, आप जायद आपका अप्रैल मई के आसपास। मैं स्क्रीन से साइड में हूं भाई, सेकेंड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और जवाब दीजिए क्योंकि सवाल बड़ा है। बोथ रॉन्ग बोल रहे हैं, हम बीपीएससी के स्टूडेंट हैं। बहुत बढ़िया कनक जी, जवाब दीजिए। दोनों गलत हैं आप लोग बोल रहे हैं। सेकंड का आंसर ए भी आ रहा है, बोथ रॉन्ग भी आ रहा है। देख लेते हैं यहां पर आपसे बोल क्या रहा है सर। असर्शन की बात अगर करें, टेकिंग बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर इज एन इफेक्टिव प्रिवेंटिव मीजर अगेंस्ट हिपेटाइटिस ए। यहां पर हिपेटाइटिस लिखा है सर, यहां पर ए है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया ये। तो हिपेटाइटिस ए के लिए बोल रहा है कि पीने के पानी को उबाल कर पीना हिपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है। अरे भाई, अगर हिपेटाइटिस ए की बात करें सर तो ये लीवर का इन्फेक्शन होता है, यकृत का एक संक्रमण होता है जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलता है। हिपेटाइटिस ए को काज करता है हिपेटाइटिस ए वायरस। इसे काज जो करेगा उसे बोलेंगे हिपेटाइटिस ए वायरस, HAV। हिपेटाइटिस ए वायरस आपका हिपेटाइटिस ए काज करता है। ये एक तरीके का लीवर इन्फेक्शन काज कराता है, लीवर इन्फेक्शन सर काज कराएगा। और ये लीवर इन्फेक्शन जो होता है सर, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो ए वाला तो सही है, अगर हम फूड को या कंटामिनेटेड वाटर है उसको बॉयल कर देंगे तो हिपेटाइटिस ए होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, प्रिवेंशन हो जाएगा सर। तो असर्शन तो आपका करेक्ट है। हिपेटाइटिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, नहीं भाई बैक्टीरियल नहीं है, ये एक तरीके का वायरस के थ्रू होने वाला डिजीज है। तो यहां पर आपका रीजन गलत हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो असर्शन इज करेक्ट, मतलब कथन करेक्ट है और कारण सर इनकरेक्ट है। बोथ ए एंड बी, ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर इज गोज टू सी। आंसर आपका जाएगा सी। आंसर आपका बन रहा है सर सी। आंसर आपका सी बनेगा। आंसर सर आपका सी बनेगा। बहुत बढ़िया, आंसर सर सी बनेगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना है अपने को, बहुत परेशान होकर चीजों को नहीं करना है, एक एक पॉइंट को आराम से पढ़ना है। अगला सवाल सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोषीय जीवों का समूह है, एक कोषीय जीवों का समूह है। क्या ये स्टडी में आता है? हिपेटाइटिस ए आपका स्टडी में नहीं आता, हिपेटाइटिस बी आपका स्टडी में आता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वायरल डिजीज में आपका हिपेटाइटिस बी आता है, क्योंकि सर यहां पर हिपेटाइटिस ए ट्रांसमिट हो रहा है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, तो एसटीडी नहीं बोल सकते। हिपेटाइटिस बी आपका वो एसटीडी में आता है सर, ठीक है। बायो साउंड ओके है? आवाज में दिक्कत है क्या भाई? आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं सर। यहां पर आपसे बोल रहा है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप कौन सा है। ईस्ट की बात करें सर, सिंगल सेल है।
हाइड्रा क्या है, ये सिंगल सेल नहीं होता, ये भाई मल्टी सेलर होगा, यूनिसेलर नहीं होगा, ये भी सिंगल सेल का होगा। सी एनिमोन मल्टी सेलर है सर। पैरामीशियम आपका, ये आपका सर यूनिसेलर हो जाएगा। बैक्टीरिया यूनिसेलर सर। ईस्ट आपका सर यूनिसेलर। अमीबा यूनिसेलर, बैक्टीरिया यूनिसेलर, हाइड्रा मल्टीसेलर, सी एनिमन मल्टीसेलर, पैरामीशियम यूनिसेलर। तो आंसर आपका यहां पर आ रहा है सर सी। आंसर आपका आ रहा है सी। यहां पर सर यू का मतलब यूनिसेलर है, एम का मतलब मल्टीसेलर है। अगर यूनिसेलर है तो एक कोशिकीय होगा, सिंगल सेल का बना हुआ होगा, सिंगल सेल का सर बना हुआ होगा। बहुत बढ़िया, आंसर सी बनेगा सर। गुड मॉर्निंग अथर जी। आंसर आपका सर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगला सवाल, 4th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स। पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता। यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, नन ऑफ दीज। पक्षियों में क्या नहीं पाया जाता सर, बताइएगा। पक्षियों में क्या नहीं पाया जाता है, पक्षियों में कौन सी चीजें नहीं पाई जाएंगी भाई। यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा, इंटेस्टाइन नहीं होगा, लीवर नहीं होगा, किडनी नहीं होगा, बताइएगा। 4 का आंसर आ रहा है रेणु रावत जी का आंसर ए आया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जी का आंसर ए आया है, प्रभाकर जी, अथर जी, अंजू जी, उमा जी, अशोक जी, सबका जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सबका जवाब सर ए आ रहा है। हाँ, रिया अमेरिकन बर्ड। चलिए, रिया जो होता है उसमें होता है, बट यहां पर हम देखते हैं सर यूरिनरी ब्लैडर हम लोग देख रहे हैं। आपने बोला कि यूरिनरी ब्लैडर अब्सेंट होता है, किसके केस में सर, बर्ड्स के केस में। तो बर्ड्स के केस में सर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता सर, गाल ब्लैडर भी तो नहीं होता है। बर्ड्स के केस में गाल ब्लैडर भी नहीं होता सर, सर टीथ भी तो नहीं होता है, टीथ भी तो नहीं होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर, गाल ब्लैडर और टीथ बर्ड्स के केस में अब्सेंट होते हैं, बर्ड्स में नहीं पाए जाते। बर्ड्स में सर यूरिनरी ब्लैडर, गाल ब्लैडर और टीथ नहीं पाए जाते, गाल ब्लैडर और टीथ भी नहीं पाए जाते। गुड मॉर्निंग जानकी जी। बर्ड्स में सर गाल ब्लैडर भी नहीं होता और सर टीथ भी तो नहीं होता, टीथ भी नहीं होता है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, बोन न्यूमेटिक होती है, हॉलो बोन होती है, ठीक है, हॉलो बोन होगी, न्यूमेटिक बोन होगी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल भैया, मोस्ट प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉलोइंग फॉर्म। अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं सर। फ्री नाइट्रोजन में, नाइट्रिक एसिड में, या आपका अमोनियम क्लोराइड लिखा है, NH4Cl लिखा है सर, नाइट्रेट हो जाएगा, या आपका नन ऑफ दीज होगा, या आपका सर नन ऑफ दीज होगा। बताइएगा, प्लांट किस फॉर्म में सॉइल से सर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है या प्राप्त करता है, इसका जवाब देना है सर 5 नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, जवाब आ रहा है सर नाइट्रेट, जवाब आ रहा है 5 का सर सी। 5 का सी सर, नाइट्रेट भी हो सकता है और नाइट्राइट भी हो सकता है सर। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बोथ अगर लिखा है तब भी आप आंसर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बोथ को कर सकते हैं। नाइट्राइट के फॉर्म में भी प्लांट सर एब्जॉर्ब कर सकता है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आंसर आपका बनेगा सर डी, आंसर आपका बनेगा डी। अरे सी नहीं भैया, डी। यहां पर लिखा क्या है, नाइट्रेट्स, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, मैचिंग का सवाल है सर, मैच कराते हैं और देखते हैं। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को सर मैच कराना है, बताइएगा। एक साइड सर एसिड लिखा गया है, एक साइड फूड के बारे में लिखा गया है। ये कॉलम सर एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम सर एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फूड आइटम को सर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर फूड आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपने को इसे मैच कराना है सर। जवाब आप लोग दीजिए, यू हैव 30 सेकेंड। बताइए भाई, आप सभी के पास 30 सेकेंड का समय है, 30 सेकेंड का टाइम है, मैं देता हूं इतना समय, करिए। 6 का आंसर डी, बहुत तेज कर रहे हैं भैया। चलिए, अगर एक एसिटिक एसिड की बात करें तो इसे मैच कराएंगे भाई विनेगर से, मतलब सिरका जिसे हम बोलते हैं। लैक्टिक एसिड आपका कर्ड में, इसको मैच करा देंगे भाई कर्ड से। अगर सर ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड आपका पालक में,
ये हमने करा दिया पालक से मैच। सिट्रिक एसिड लेमन्स फ्रूट में, मतलब सिट्रस फ्रूट में देखने को मिलता है। तो अगर यहां पर सर हम मैच कराते हैं तो ए का 4 बी का थर्ड, ए 4 बी थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड, आंसर आपका बन रहा है सर डी। आंसर आपका सर बन रहा है डी। आंसर बन रहा है डी। बहुत बढ़िया, आंसर सबका डी बन रहा है। अच्छी बात है भाई, सबके जवाब डी आए हैं जितने लोग जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, साइनाइड रेजिस्टेंस प्लांट होता है, मैंने बताया था पास्ट करके, पी एलिज्मा स्पाइनेच और एक आपका टोमेटो। ठीक, साइनाइड रेजिस्टेंस प्लांट मैंने बताया था, साइनाइड रेजिस्टेंस, साइनाइड रेजिस्टेंस प्लांट मैंने उस दिन बताया था। और इसके लिए एक ट्रिक बताया था पास्ट, PAST, जिसमें पी का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आप बोलेंगे सर पी हो जाएगा, यहां पर ए का मतलब सर एलिज्मा हो जाएगा, यहां पर सर पालक हो जाएगा मतलब स्पाइनच हो जाएगा सर, और टी का मतलब सर टोमेटो। टोमेटो ये मैं बताया था साइनाइड रेजिस्टेंस प्लांट के लिए। ठीक, तो यहां पर बफरिंग तो नहीं हो रही भाई, यहां पर आंसर आपका बनेगा डी। अगला सवाल सर 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर सवाल भाई, 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और जवाब दीजिए सर। Which of the following substance is not used as biofertilizer? Not used as biofertilizer sir. अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया, नन ऑफ दीज। यहां पर जवाब क्या होगा सर? 7 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें भाई। सबका जवाब आ रहा है सर डी, 7 का डी आंसर आ रहा है। उमा जी ने सी जवाब दिया है भाई। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज तो हम लोग नहीं करते एज अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मेन कंपोनेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलते हैं सर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटेशियम। ये सवाल BPSC TRE 3.0 में पूछा गया है कि फर्टिलाइजर का मेन कंपोनेंट क्या होगा, तो मेन कंपोनेंट सर आपका हो जाएगा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। बहुत बढ़िया, चलिए अगला सवाल सर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग? कौन सा पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा सर बडिंग से? निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म बडिंग या मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? बडिंग एक तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं हम, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, हाँ 46% नाइट्रोजन इन यूरिया, बहुत अच्छी बात है। इस समय बोरी मिल नहीं रही, हाँ ये होता है। यूरिया, यूरिया तो मिल भी जाता है, डाई अमोनियम फास्फेट, DAP नहीं मिल पाता। DAP में थोड़ी सी दिक्कत होती है सर। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं कौन सा बडिंग द्वारा रिप्रोड्यूस होगा। आप बोलेंगे सर हाइड्रा में तो बडिंग देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलेगी। अगर सर अमीबा की बात करें तो अमीबा में सर होता क्या है, यहां पर बाइनरी फिजन होता है सर। अमीबा में सर बाइनरी फिजन होता है, यहां पर बडिंग देखने को नहीं मिलती। अमीबा में सर बाइनरी फिजन होगा, पैरामीशियम में भी बडिंग देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। पैरामीशियम के केस में सर आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। ठीक, अगर ईस्ट की बात करें सर तो यहां पर भी आपको बडिंग मिलेगी और हाइड्रा में भी बडिंग देखने को मिलेगी। ईस्ट और हाइड्रा दोनों जगह आपको बडिंग या मुकुलन देखने को मिलेगा सर। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन, ईस्ट में बडिंग यहां पर होगी। तो आंसर आपका बनेगा सर सी। आंसर आपका सी बनेगा सर। बहुत बढ़िया, चलिए भाई आंसर आपका सी। बहुत बढ़िया, जवाब आपका यहां पर बनेगा क्या सर? जवाब आपका सी बन जाएगा। 9वें नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाई, स्पीसीज टर्म को किसने दिया था? वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाई, इसका जवाब दीजिए। तब तक हम पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, अपने जल मंगा लेते हैं भाई।
9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। नौवां नंबर सवाल। बहुत बढ़िया, सबका जवाब अच्छा आ रहा है भाई। जॉन रे, चलिए सबका जवाब आ गया सर, जॉन रे। बिल्कुल, जॉन रे साहब ने स्पीसीज टर्म का प्रतिपादन किया या दिया। ठीक, मेयर साहब ने क्या किया था? अर्नेस्ट मेयर करके एक साइंटिस्ट थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? कोई अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में बताएगा? आप बोलेंगे सर इन्हें बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। इन्हें सर डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। अगर यहां मेयर साहब की बात करें तो इन्हें बोलेंगे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। सर पानी प्रोवाइड कर दीजिए ना। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बोला जाता है। ठीक है भैया, चलिए 50 क्वेश्चंस हैं। उमाजिद थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल के बैठा करिए, आराम से 50 सवाल करेंगे। अभी स्पीड को भी हम लोग इनहेंस करेंगे अपने। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाएगा सर इनको। इनको सर ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। इनको अवार्ड मिले थे, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको बोला जाता है। इनको बायोलॉजी के 3 अवार्ड मिले थे। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, जिसमें आपका बाल्जन प्राइज, क्रेफूड प्राइज और इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी था। ठीक है, इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज भी दिया। इन्होंने सर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया। ठीक, तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज आपका दिया था किसने? मेयर साहब ने। हक्सले साहब ने क्या किया था? आप बोलेंगे इन्होंने बोला कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने बोला कि प्रोटोप्लाज्म आपके जीवन का भौतिक आधारशिला है, तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये स्टेटमेंट दिया किसने? हक्सले साहब ने, जूलियन हक्सले साहब ने। ठीक, अगर यहां पर सर कैरोलस लिनियस या कार्ल वान लिन की बात की जाए सर, अगर कार्ल वान लिन की बात की जाए तो इन्होंने सर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। इन्होंने सर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया या नॉमेनक्लेचर दिया। फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आप इसे बोल सकते, इन्हें बोल सकते हैं। तो यहां पर आंसर तो आपका सर ए वाला बन रहा है। बाकी लोगों के बारे में भी हमने थोड़ी थोड़ी सी बातें देख ली जो जरूरी हैं। बहुत बढ़िया, चलिए जूलियन हक्सले साहब ने सर न्यू सिस्टमेटिक्स, हाँ बायो सिस्टमेटिक्स के बारे में बताया। चलिए बढ़िया है भाई। यहां पर आगे देखते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन, लोकोमोटरी ऑर्गन सर। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। यहां पर सर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द क्लास। बताइए लोकोमोटरी ऑर्गन किस क्लास में एब्सेंट होगा? स्पोरोजोआ, सिलिएटा, राइजोपोडा या फ्लैजिलेट्स। कहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा? चलने फिरने के लिए ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा भाई। जवाब दीजिए भैया, जवाब दीजिए। 12 घंटे की मैराथन लीजिए, बिल्कुल लिया जाएगा, अभी तो शुरुआत है। आप लोग थोड़ा सा संयम रखें। 12 घंटे वाली क्लास भी लगेगी, लगेगी, बिल्कुल लगेगी। और एक ही दिन में पूरी की पूरी बायोलॉजी उड़ा देंगे हम लोग। क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूरी की पूरी बायोलॉजी बीपीएससी के लिए पढ़ लेंगे। पूरी की पूरी बायोलॉजी हम लोग पढ़ लेंगे, ये मेरा मतलब प्रॉमिस है आप लोगों से। ये वादा रहा कि एक ही दिन में पूरी बायोलॉजी रिवीजन कराऊंगा और क्वेश्चन के फॉर्म में ही करा दूंगा। बहुत बढ़िया। यहां पर सर आप लोगों का जवाब आ रहा है ए। जब भी सर हम लोग प्रोटोजोवन की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग 4 क्लास को पढ़ते हैं सर, अमीबॉइड, फ्लैजलेट, सिलिएट्स और एक स्पोरोजोवंस। तो देखिए स्पोरोजोवंस की जब भी बात आती है यहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। यहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन सर एब्सेंट होता है, एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल आपका होगा सर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है। क्या काज करेगा? ये भाई साहब मलेरिया काज करेगा। मलेरिया को के लिए वेक्टर का काम कौन करेगा? आप बोलेंगे सर फीमेल एनाफिलीज।
वेक्टर का काम यहाँ पर भी आपने देख ही लिया होगा, फीमेल एनाफिलीज कर रही है, एनाफिलीज कर रही है। ठीक, ये रहा आपका कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन से रिलेटेड बात। अगर अमीबाइड की बात करें तो वहां पर स्यूडोपोडिया पाया जाता है। अगर सर हम लोग अमीबा की बात कर लें, अगर अमीबा की बात करें, अमीबा में सर लोकोमोटरी ऑर्गन आपका होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को ही सर फॉल्स फीट बोला जाता है, फॉल्स फीट बोला जाता है। ठीक, अगर हम लोग सर यहां पर पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम की बात करें जो कि सिलिएट्स का मेंबर होता है, सर यहां सिलिया होता है लोकोमोटरी ऑर्गन। अगर सर हम लोग फ्लैजलेट्स की बात करें तो फ्लैजला होगा। फ्लैजलेट्स का एग्जाम्पल होता है ट्रिपैनोसोमा, यहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन सर होगा फ्लैजला, एग्जाम्पल होगा सर ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक डिजीज काज करता है, आप लोग बताइएगा। ट्रिपैनोसोमा एक डिजीज काज करता है। सर टीआरई 4 टीजीटी साइंस का क्लास ऐप पर चल रहा है आजकल? जी बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है भाई, बिल्कुल चल रहा है। गुलिस्ता बानो जी, जब आप परचेज करेंगी कोर्स को तब तो आपको बैच दिखेगा ना। ठीक, तो हम बता तो रहे हैं भाई, ये देखिए ये नंबर यहां पर लिखा गया है, आप यहां पर नंबर देख सकते हो 9628959237, 96 28 95 92 37 पर एक बार आप कॉल कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। क्या काज करता है भैया? ये काज करता है सर स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। बहुत बढ़िया, ये काज करता है स्लीपिंग सिकनेस। तो यहां पर आंसर आपका क्या बना? स्पोरोजोन्स, मतलब प्लाज्मोडियम में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा, आंसर बनेगा ए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमोर्टल? अमर प्राणी कौन सा है भाई? कौन सा ऑर्गेनिज्म इमोर्टल है? निम्न में से कौन सा जीव अमर है? कौन सा जीव अमर है? बिल्कुल, कौन सा जीव अमर है भाई? कौन सा जीव अमर है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अमर है? जवाब दीजिए भाई। 11 का आंसर आ रहा है डी, 11 का आंसर आ रहा है डी। पैरामीशियम क्या है? आप बोलेंगे सर ये सिलिएटा का मेंबर है या सिलिएट्स है। ठीक, अगर वॉल्वॉक्स की बात करें तो सर ग्रीन एल्गी है ये सर ग्रीन एल्गी है, कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है। ग्रीन एल्गी है और सर कॉलोनी के फॉर्म में होगा, कॉलोनियल फॉर्म में होगा। टार्टाइज की बात करें सर तो इसे बोलते हैं टेस्ट्यूडो, इसे सर टेस्ट्यूडो बोलते हैं। ये रेप्टाइल्स होते हैं सर, ये सर रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल है। अमीबा की बात कर लें सर तो अमीबा को ही हम लोग अमर प्राणी बोलते हैं, क्योंकि बाइनरी फिजन के थ्रू ये डिवाइड करता है सर। 1 से 2 अमीबा होते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, 3 से 4 ऐसे ही डिवाइड होते चले जाते हैं। 2 से 4 होंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं सर। गुड मॉर्निंग महबूब आलम जी। तो यहां पर सर आंसर आपका बन जाएगा डी वाला। अगला सवाल भाई, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन? कौन सा सेल ऑर्गेनेल किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक किसी भी कला से आवरित नहीं होता? लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत बढ़िया। 12 का आंसर आ रहा है सबका बी, सबका जवाब सर आ रहा है बी की राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है इस पर कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। आपको शायद बताया था सर, कल की क्लास में भी बताया था कि राइबोसोम आपका हो गया सर, आपका सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रियोल हो गया, और सर न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। यहां पर सर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं सर, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक, ये भाई साहब लोग हो जाएंगे नॉन मेम्ब्रेनस। एक ट्रिक बताया था सर, पहले भी बता चुका हूं, नमक। एन का मतलब सर न्यूक्लियस, एन का मतलब यहां पर न्यूक्लियस होगा, एम का मतलब सर माइटोकॉन्ड्रिया होगा,
माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और सर यहाँ पर क का मतलब होगा सर क्लोरोप्लास्ट, क का मतलब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट या आप प्लास्टिड भी बोल सकते हैं। ये तीनों सर, ये तीनों आपके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं यहाँ पर सर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब आपका राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस विदाउट मेम्ब्रेन का है, नॉन मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियस और आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को कंटेन करता है। और इसके बाद जितने बचते हैं, लाइसोसोम हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गए, मतलब पराक्सीसोम हो गया, स्फेरोसोम हो गया, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं भैया? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनके अलावा आपको जो भी दिखेगा आप सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आंसर करिएगा। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन का होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, अमेम्ब्रेनस होता है। तो आंसर आपका बन जाएगा बी, आंसर आपका बन जाएगा बी। हाँ, नमक के पास एक और खास बात है कि नमक के पास भाई डीएनए खुद का पाया जाता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता ही है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अच्छी बात है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो तो आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन सर। क्रोमेटिड्स ज्वाइंड टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। क्रोमेटिड्स को अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं सर, जो विभाजित किंतु अपृथक सुकेंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ये एक क्रोमेटिड है सर, ये आपका सेंट्रोमियर है और ये एक पूरा क्रोमेटिड है। ये आपका सर सेंट्रोमियर है। इसे सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, होमोलागस बोलेंगे, बाईवैलेंट बोलेंगे, एलिल बोलेंगे, नन ऑफ दिस। क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? हाँ, एनसीआर आप बोल सकते हो भाई। सेमी ऑटोनॉमस ओरिजिन, ओरिजिन। चलिए यहां पर बताइए, आंसर अभी तक आप लोगों का आया नहीं, सबका आंसर सी आ रहा है। इसे भाई सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। अरे ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड हो तो हैं, ये दोनों क्या है भैया? सिस्टर क्रोमेटिड ही तो हैं। ठीक, तो आंसर तो आपका बनेगा ए, आंसर तो आपका ए बनने वाला है, आंसर आपका ए बनेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। अगला सवाल भाई, इसका जवाब आप लोग दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स यूजुअली कोड फॉर वैलिन? यूजुअली कोड करता है वैलिन के लिए, बट कैन आल्सो कोड फॉर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन एज इनिशिएटर कोडॉन। कौन सा ऐसा कोड है जो नॉर्मली वैलिन के लिए कोड करता है बट फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए भी ये कोड कर सकता है? जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग सीवी जी, जवाब दीजिए भैया। हाँ, दोनों बहनें हैं। हाँ बिल्कुल अनुराधा जी, हम देखिए नाम भले किसी का नहीं ले रहे हैं, देख सबका रहे हैं कमेंट, क्योंकि भाई 50 सवाल हैं तो अपने को थोड़ा। बहुत बढ़िया, जी यू जी, सबका जवाब आ रहा है सर, जी यू जी। अच्छी बात है। जी यू जी करता क्या है सर? जी यू जी जो होता है आपका, ये नॉर्मली वैलिन के लिए क्या करता है? कोड करता है। बट ये अगर ए यू जी एब्सेंट हो गया, अगर मेथियोनिन नहीं पाया जा रहा है, ये भाई साहब अगर एब्सेंट हुए, ये अगर नहीं है, तो ये जो वैलिन को कोड करने वाला जी यू जी है, ये फॉर्मुलेटेड, ये भाई फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए कोड करने लगता है। फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए कोड करेगा और इनिशिएटर कोडॉन जैसा बिहेव करेगा। तो आंसर आपका तो बनेगा ए। अगर यूजीए की बात करें तो ये स्टॉप कोडॉन होगा आपका, ये आपका स्टॉप कोडॉन हो जाएगा। नॉर्मली ये वैलिन के लिए कोड करता है सर, बट अगर एयूजी एब्सेंट है उस केस में ये फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए भी कोड करने लगता है। ठीक, अच्छा यूपी टीजीटी में आया है, बढ़िया है, अच्छी बात है भाई, मतलब सवाल अच्छा है, कोई बात नहीं। चलिए आप बताइए सर, इनिशिएशन कोडॉन हम किसे बोलते हैं? हम लोग पढ़ते हैं सर इनिशिएशन कोडॉन,
तो आप बोलते हो सर AUG। AUG ये कोड करता है सर मेथियोनिन के लिए। मेथियोनिन के लिए, मेथियोनिन होता क्या है सर? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। मेथियोनिन आपका सल्फर कंटेनिंग सर अमीनो एसिड होता है। अगर यहीं पर स्टॉप कोडॉन की बात कर लें, स्टॉप कोडॉन्स कितने होंगे? आप बोलेंगे सर 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। नाम है ओकरे, अंबर, ओपल, उआ, उआग, उगा। इसे हमने बोला UA, उआ हो गया ये भाई, ये हो गया UAG, उआग हो गया, ये हो गया UGA, उगा हो गया। इसे बोलते हैं सर ओकरे, इसे बोलेंगे सर अंबर, ये हो जाएगा ओपल। ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं। इन्हीं को नॉनसेंस कोडॉन भी बोला जाता है। इन्हीं को नॉनसेंस कोडॉन भी सर बोला जाता है। चेन टर्मिनेशन कोडॉन भी बोला जा सकता है। चेन टर्मिनेशन कोडॉन भी बोला जा सकता है। बहुत बढ़िया। और ध्यान रखिएगा मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, सल्फर को कंटेन करता है। कल ही बताया हूं कि सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन ये 3 अमीनो एसिड आपके सल्फर कंटेनिंग होते हैं। पहने हैं? पहले नहीं पहने थे? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। सर की इंगेजमेंट नहीं हुई है, किसी को परेशान नहीं होना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर आंसर आपका ये अगला सवाल भाई 15 नंबर क्वेश्चन। अरे ये तो रत्न है, कोई जेम्स है, पता नहीं मुझे। विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए किस जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब का यूज किया जाता है सर? कौन सा आनुवंशिक अभियंत्रिक सूक्ष्मजीव मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयुक्त होता है? बैसिलस थुरिजेनेसिस, राइजोबियम, मेलिलोटी, इश्रिचिया कोलाई, स्यूडोमोनास पुटिडा। स्यूडोमोनास पुटिडा। तो आप यहां पर नंबर है गुलिस्ता जी, यहां पर आप कॉल कर सकती हैं, व्हाट्सअप कर सकती हैं, बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। दिसंबर में शादी वादी नहीं है भैया। आप लोग यहां पर ध्यान दो। जवाब सबका आ रहा है सर ई कोलाई। बहुत बढ़िया। ई कोलाई, मैं नाम भूल गया कौन सी कंपनी ने बनाया था। अमेरिकन कंपनी है शायद, इली लिली नाम है। उसने ई कोलाई का यूज करके और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया था ह्यूमन इंसुलिन, जिसे ह्यूमलिन बोला जाता है। ठीक है, तो ई कोलाई का ही इस्तेमाल किया गया था और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। बैसिलस थुरिजेनेसिस की क्या बात करें भाई, तो बीटी कॉटन आप लोगों ने नाम सुना होगा। बैसिलस थुरिजेनेसिस एक बैक्टीरिया है जो कि क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, इसकी मदद से बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए राइजोबियम की बात करें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाई साहब हेल्प करेंगे। ठीक, अगर स्यूडोमोनास की बात करें तो ये पेट्रोलियम क्लीनिंग का काम करते हैं। स्यूडोमोनास पुटिडा क्या करता है? पेट्रोलियम क्लीनिंग या ऑयल क्लीनिंग का काम करता है। ठीक है, ऑयल क्लीनिंग का काम करता है। स्यूडोमोनास पुटिडा को किसने डेवलप कराया था? आप बोलेंगे सर डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। आनंद मोहन चक्रवर्ती साहब ने स्यूडोमोनास पुटिडा को डेवलप कराया था। डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती इनका नाम है। मिथुन चक्रवर्ती से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर आपका बनेगा सी। आंसर आपका बन जाएगा सी। चलिए अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? सिलियरी मसल ऑफ आई, हेयर ऑन द चेस्ट मैन, वर्मी फार्म अपेंडिक्स, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। कौन सा इसमें से वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, नॉन फंक्शनल ऑर्गन नहीं है, जिसका बॉडी में कोई रोल ना हो? बहुत बढ़िया। सर के मन में लड्डू फूटा, शादी। अरे नहीं, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता अभी इस टाइम पर। ठीक है, अच्छा खासा जीवन चल रहा है, क्या चाहते हो पढ़ाना बंद कर दूं? सर खरखराने की आवाज आ रही है अभी। ठीक है भैया, 16 नंबर बहुत बढ़िया। सिलियरी मसल ऑफ आईज जो होता है सर,
ये वेस्टिजियल नहीं होता भैया, ये वेस्टिजियल नहीं होता, फंक्शनल होता है, फंक्शनल ऑर्गन होगा। अब आदमी की छाती पर बाल का पाया जाना सर, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसे हम लोग हाँ बिल्कुल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ये तीनों वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, इनका कोई यूज नहीं होता। ये तीनों सर वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। बट आपका सिलियरी मसल्स ऑफ द आई ये फंक्शनल होता है, वेस्टिजियल नहीं होता। ठीक है, क्यों सर क्या बुराई? अरे बुराई बुराई नहीं है भैया, अभी जो किए हैं उनसे पूछिए, बताएंगे। पेयर्स पैचेस इन मैमल्स आर, कुछ लोग शादीशुदा होंगे सामने भी, उनको बेहतर आइडिया होगा, अभी मेरे को ऐसा कोई अनुभव नहीं है। पेयर्स पैचेस आर इन द मैमल्स आर एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, सेक्रेटरी या लिम्फाइड। कैसा ऑर्गन है पेयर्स पैचेस? कैसा ऑर्गन है सर? कैसा ऑर्गन है? कैसा ऑर्गन है? अरे भैया चलिए बताइए बताइए। महबूब आलम जी का विवाह हो गया है, उनको अनुभव है भाई। आप लोग बताइए, यहां पर सबका जवाब आ रहा है सर का, सबका जवाब आ रहा है लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जो लिम्फोसाइड प्रोड्यूस करे, लिम्फोसाइड प्रोड्यूस करे। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसे क्या बोलते हैं? बोन मारो एंड थाइमस। बोन मारो, बोन मारो, बोन मारो एंड थाइमस, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। इसके बाद सर कुछ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं। जैसे सर आपका स्प्लीन हो गया, सर आपका टॉन्सिल हो गया, सर पेयर पैचेज हो गए, जिसे एब्डोमिनल टॉन्सिल भी बोला जाता है। तो कहने का मतलब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जाम्पल सर आपका हो जाएगा बोन मारो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जाम्पल आपका स्प्लीन हो सकता है, जिसे तिल्ली बोलते हैं हिंदी में। आपका टॉन्सिल या एब्डोमिनल टॉन्सिल हो जाएगा, या पेयर पैचेज हो जाएंगे सर। और लिम्फॉइड ऑर्गन का काम क्या होता है? लिम्फोसाइड प्रोड्यूस करना, लिम्फोसाइड प्रोड्यूस करना। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपका बनेगा सर डी। अगला सवाल, which is not true about glycolysis, not true about glycolysis। ग्लाइकोलिसिस के लिए क्या सत्य नहीं है? ग्लाइकोलिसिस के लिए क्या सत्य नहीं है? अरे भाई मुसीबत मत बोलिए, आपको घर भी जाना है महबूब आलम जी, आप तो शादीशुदा हो, आपको तो घर भी जाना है, भगवान से डरो, क्योंकि खैर नहीं फिर आपकी। नॉट अ ग्लाइकोलिसिस, नॉट ट्रू फॉर ग्लाइकोलिसिस भाई, नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस, यहां पर जवाब दीजिए। अकर्स ओनली इन एरोबिक कंडीशन, अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज, पार्शियली ऑक्सीडाइज। 18 का ए आ रहा है सर, बोल रहा है कि ओनली इन एरोबिक। नहीं भाई, ये एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों कंडीशन में ऑपरेट करती है, एनएरोबिक दोनों कंडीशन या दोनों ऑर्गेनिज्म में ऑपरेट करेगी सर, यहां ऑर्गेनिज्म ही लिख लेते हैं, ऑपरेट करेगी बिल्कुल ऑल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। साइटोप्लाज्म इसकी साइट होगी सर, ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होगा सर, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सर 10 स्टेप की प्रोसेस के बाद, यहां पर 10 स्टेप की प्रोसेस चलेगी सर। इसके बाद ये एंजाइमेटिक प्रोसेस होगी सर, इसके बाद ये कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में सर, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा सर। तो यहां पर सर ए वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ए वाला इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही तो बताना है भैया, इनकरेक्ट ही तो बताना है, इनकरेक्ट ही तो बताना है। चलिए अगला सवाल भाई, इफ ह्यूमन ब्लड मिक्स विद एंटीकोगुलेंट इज सेंट्रीफ्यूज्ड,
ह्यूमन ब्लड को हमने एक परख नली में रखा, उसमें एंटीकोगुलेंट हिपैरिन डाला और एजिटेट करा दिया, सेंट्रीफ्यूज करा दिया, तेजी से सर घुमा दिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटल फर्स्ट, सबसे पहले नीचे कौन बैठेगा बॉटम में? ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सबसे पहले बॉटम में कौन बैठा हुआ आपको मिलेगा? तो यहां पर एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं इस तरीके से। ये टेस्ट ट्यूब हो गया भैया, बढ़िया सा बना लेते हैं ये ऐसा कुछ। चलिए ये टेस्ट ट्यूब हो गया, इसमें हमने ब्लड को डाला और जब सेंट्रीफ्यूज किया एंटीकोगुलेंट डालकर, तो नीचे सर यहां पर एक लेयर दिखेगी, किसकी? ये आरबीसी की लेयर होगी। नीचे सर आरबीसी सेडिमेंट करेगा। उसके बाद सर आपका यहां पर एक और लेयर दिखेगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट दिखेगा आपको, प्लेटलेट्स देखने को मिलेगा। और यहां पर सर प्लाज्मा देखने को मिलेगा, प्लाज्मा सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। प्लाज्मा का परसेंटेज ब्लड में होता है 55%, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का परसेंटेज सर होता है 45%, मतलब 45%। ठीक, यहां पर आपका आरबीसी हो जाएगा, यहां पर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट हो जाएगा, ये तो प्लाज्मा है ही। ठीक, तो सेडिमेंट कौन होगा? यहां पर सेडिमेंटेशन सर होगा किसका? इरिथ्रोसाइट का। हम लोग पढ़ते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट का नीचे बैठने का जो दर होगा, सेडिमेंट करने की जो दर होगी, उसी की बात यहां पर हो रही है सर। और यहां पर आंसर आपका बनेगा ए, आंसर आपका बन जाएगा ए। ठीक, लेयर इसी तरीके से बनती है सर, परेशान नहीं होना है। अगला सवाल, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली। ग्लोमेरुलर निस्यंदन में सामान्यतः नहीं होता है, क्या प्रेजेंट नहीं होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करें सर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करें सर, फिल्ट्रेट की बात करें, ये सर इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा? इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा? अरे भाई यहां पर आरबीसी करीबन 44% होता है, 1% में आपके प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी निपट जाते हैं। आरबीसी 44% होगा, तो सेडिमेंटेशन रेट भी तो ज्यादा होगा। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है बॉडी में? 4 से 8,000 एनसीईआरटी बोलती है पर क्यूबिक एमएम। प्लेटलेट कितना है? 1.5 से 3.5 लाख। ये भाई साहब कितने हैं? 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। तो सबसे नीचे तो यही बैठेंगे ना, सबसे नीचे तो यही बैठेंगे भैया। ठीक, मात्रा ज्यादा है भाई। चलिए अगला सवाल, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या नहीं होगा सर? देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सिमिलर होता है प्लाज्मा के, ये स्टेटमेंट है सिमिलर टू प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के सिमिलर होता है, प्लाज्मा में सर प्रोटीन पाई जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन, बट यहां पर एक्सेप्ट प्रोटीन, एक्सेप्ट प्रोटीन एक स्टेटमेंट होता है सर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज सिमिलर टू प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन। और यहां पर प्रोटीन को ही ढूंढना है सर, हम प्रोटीन को सर्च करेंगे, प्रोटीन मिलेगा एल्बुमिन, और हमने इसे आंसर बना लिया। एल्बुमिन का काम क्या होता है सर? अगर प्लाज्मा की बात करें तो एल्बुमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है, ये सर ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है, बैलेंस बनाता है। फिब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक, तो आंसर तो आपका बनेगा सर डी। चीजें क्लियर हो गई कि नहीं भाई? सेडिमेंटेशन क्यों आरबीसी का पहले होगा, कुछ क्लियर हुआ? 44% आपका आरबीसी होता है, 45% में 44% अकेले आरबीसी होता है भैया। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल भाई, 21 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। इक्कीस नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है भाई, पढ़िए बताइए। मैं साइड में इसलिए हटता हूं जिससे आपको प्रॉपर दिखता रहे। बहुत बढ़िया। 21 में आपसे बोल रहा है इन ह्यूमन आई स्पेस बिटवीन
स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड, लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस होगा उसे बोलते क्या है सर, उसे क्या बोलते हैं? बी आंसर आप लोग दे रहे हो। हम लोग ऐसा कुछ लिख लेते हैं कि सर कॉर्निया और लेंस के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, और लेंस और रेटिना के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं। ठीक, तो कॉर्निया और लेंस के बीच के स्पेस को एक्वस चैम्बर बोला जाता है, एक्वस चैम्बर बोला जाता है, जिसमें वाटरी फ्लूइड होता है सर, वाटरी फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक, और अगर सर लेंस और रेटिना के बीच की बात करें तो यहां पर इसे विट्रस चैम्बर बोला जाएगा। विट्रस चैम्बर में सर ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंसेस देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब सर यहां पर लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस चैम्बर देखने को मिलेगा, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है इसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस चैम्बर के फ्लूइड को सर एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर वाटरी होता है और आपका विट्रस ह्यूमर ट्रांसपेरेंट जेल लाइक होता है। ट्रांसपेरेंट जेल लाइक होगा तो आंसर सर आपका बन जाएगा क्या? आंसर आपका बनेगा बी। आंसर सर आपका बनेगा बी। आंसर आपका बन जाएगा बी। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है सर? यहां पर फोटो रिसेप्टर अब्सेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर्स अब्सेंट होते हैं। मतलब सर यहां पर रॉड एंड कोन नहीं होते, रॉड एंड कोन अब्सेंट होते हैं सर। ऑप्टिक नर्व यहीं लीव करती है आई को, ऑप्टिक नर्व यहीं पर आई को लीव करती है, और आंसर यहां पर आपका बी बन रहा है सर। आंसर आपका बी बन रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। अगला देखते हैं भैया। बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाई, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाई, यहां पर आपसे बोल रहा है लॉर्फ, हॉर्नी एंड टॉर्नियर, एफ.डब्ल्यू. ट्वार्ट एंड फेलिक्स डिहेरेल इंडिपेंडेंटली, डी.जे. इवानोव्स्की, बेजरिंग साहब। बताइएगा बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने की सर? बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने की थी? सवाल अच्छा है। हाँ, इमेज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा अगर रॉड एंड कोन नहीं होगा तो, बिल्कुल। मैक्यूला लुटिया येलो स्पॉट, बहुत चले, बढ़िया है भाई। यहां पर जवाब आ रहा है सर 22 का बी, एफ.डब्ल्यू. ट्वार्ट एंड डिहेरेल। चलिए, आप लोग बता रहे हैं तो सही ही होगा, हम भी इसे सत्य मानते हैं और बी को आंसर करते हैं। यहां पर सर लॉर्फ, हॉर्नी और टॉर्नियर ने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? आप बोलेंगे इन्होंने LHT सिस्टम दिया। ये क्या होता है सर? लॉर्फ, हॉर्नी और टॉर्नियर ने LHT सिस्टम दिया, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया किया था इन्होंने। इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस सर, वायरस को क्लासिफाई किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस का काम किसने किया? लॉर्फ, हॉर्नी एंड टॉर्नियर ने। ठीक, इस इनके सिस्टम, इन्होंने जो नियम दिए उसे LHT सिस्टम बोला गया। इवानोव्स्की साहब ने सर TMB की डिस्कवरी की। इन्होंने TMB की डिस्कवरी की सर, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कंटेन करता है। इवानोव्स्की साहब ने TMB के बारे में बताया और बताया कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कंटेन करता है। और यहां पर सर बेजरिंग साहब की अगर बात करें तो इन्होंने एक टर्म दिया वायरस के लिए सर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, टर्म तो नहीं, एक स्टेटमेंट दिया, कॉन्टेजियम, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडम, वीवम फ्लूडम, जिसका मतलब होता है सर इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और ये स्टेटमेंट दिया था किसने? ये दिया था बेजरिंग साहब ने। और एक बात, आपकी एनसीईआरटी ने टर्म वायरस को इतना घुमा फिरा दिया है कि बेचारा कंफ्यूज है कि दिया किसने है। तो यहां पर बता देना चाहता हूं, पहले दिया गया था कि इसे इवानोव्स्की साहब ने दिया था, फिर पास्चर साहब के पास गई है डिस्कवरी, अभी घूम फिर कर आ गई है बेजरिंग साहब के पास कि टर्म वायरस वाज गिवन बाय बेजरिंग। ठीक, चलिए। हाँ, स्टेनले साहब ने 1935 में क्रिस्टलाइज किया था वायरस को।
और बताया कि जो आपके वायरसेस होते हैं वो लार्जली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। वायरस आपका क्या होता है भाई, लार्जली प्रोटीन का बना हुआ होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो। ठीक, तो आंसर आपका बनेगा बी। अगला सवाल, एल्जिनिक एसिड इज फाउंड इन द, एल्जिनिक एसिड को एल्जिनेट बोलते हैं, एल्जीन बोलते हैं। तो बताइए एल्जिनेट या एल्जीन कहां पर पाया जाएगा, एल्जिनेट या एल्जीन कहां पर पाया जाएगा? भाई टर्म वायरस बहुत घूमा है, वो पहले पास्चर साहब के पास गया, उन्होंने ठुकरा दिया, फिर उसके बाद वो घूम के पहुंचा इवानोव्स्की के पास, एनसीईआरटी उसको टहलाती रही, अभी बेजरिंग साहब के पास भेज दिया है। ठीक है, हाँ, वीनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है वायरस का मतलब, और ये बड़ा बेचारा परेशान रहा है, हाइड्रोजन की तरह इसको कहीं पर एक प्लेस नहीं मिल पाया, टहल ही रहा है। आंसर आ रहा है सर सी, सेल वाला ब्राउन एल्गी। कल एक चीज बताई थी आपको, एक ट्रिक बताया था BARC, बार्क करके बताया था कि सर ब्राउन एल्गी में, ये है सर ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में सर एल्जीन पाया जाता है, एल्जीन पाया जाता है। सर रेड एल्गी में, रेड एल्गी में सर कैराजीन होता है, कैराजीन होता है। अगर कैराजीन का स्पेलिंग गलत होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। यहां पर सर आंसर हो जाएगा सेल वाल ऑफ ब्राउन एल्गी, सेल वाल ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की सेल वाल पर कौन पाया जाएगा, आपका एल्जीन देखने को मिलेगा, और कैराजीन आपका रेड एल्गी में देखने को मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, और एक बात सर, यहां पर लिखा है ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वाल के ऊपर क्या प्रेजेंट हो सकता है, तो सर यहां पर म्यूसिलेजिनस सीथ देखने को मिलती है, म्यूसिलेजिनस सीथ देखने को मिल जाती है, कहां पर, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास। अगर ग्रीन एल्गी की बात कर ले सर, तो यहां पर जो सेल वॉल होता है वो पेक्टोसेलुलोजिक होता है, पेक्टोसेलुलोजिक होता है, जहां पर पेक्टोज आउटर और सेलुलोज इनर लेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, इनर लेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। बोथ आर हाइड्रोकोलाइड्स, बिल्कुल भाई, दोनों हाइड्रोकोलाइड्स हैं, इनके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होंगी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेंडियर मास, रेंडियर मास किसे बोला जाएगा, निम्नलिखित में से किसे रेंडियर मास के नाम से जाना जाता है, लोबारिया, पल्मोनेरिया, रामेलिना, फ्रेक्जीनी, क्लेडोनिया, रेंजीफेरिना, पार्मेलिया, इनमें से किसे रेंडियर मास बोला जाता है भैया, रेंडियर मास बोला जाता है? हाँ, जिलेटिनस बोल सकते हैं या वहां पर म्यूसिलेजिनस, क्योंकि आपका अगर आप जब फिगर देखेंगे एनसीईआरटी का तो म्यूसिलेजिनस सीथ लिखा है, अंदर पढ़ेंगे तो जिलेटिनस सीथ लिखा है, तो परेशान नहीं होना है। यहां पर बताइए 24 नंबर क्वेश्चन भाई, 24 नंबर क्वेश्चन, आप बोलेंगे सर आंसर होगा सी, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, आंसर होगा सर सी, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। आप बताइए लोबारिया, पल्मोनेरिया को क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे ट्री लंगवर्ट, इसे बोलते हैं ट्री लंगवर्ट लाइकेन। ठीक, यूज कहां होगा सर, आप बोलेंगे सर अस्थमा ट्रीटमेंट में, अस्थमा ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, या पल्मोनरी डिजीज के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाएगा। रेमेलिना की बात कर ले सर, रेमेलिना को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इसे बस लाइकेन, स्ट्रैप लाइकेन, ग्रिस्टल लाइकेन, कार्टिलेज लाइकेन, ये सब बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे सर कार्टिलेज, कार्टिलेज लाइकेन, लाइकेन, स्ट्रैप लाइकेन, लाइकेन, ये रहा। और पार्मेलिया की बात कर ले सर, पार्मेलिया के बारे में बताइए आप लोग, पार्मेलिया को क्या बोला जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसे बोलेंगे क्रॉटल लाइकेन, स्कल लाइकेन, सील्ड लाइकेन। इसे क्या बोल देंगे भैया, इसे बोल देंगे सर सील्ड लाइकेन, क्रॉटल लाइकेन, ये बोल देंगे आप पार्मेलिया को। ठीक,
ठीक ना। चलिए आंसर आपका बनेगा सी, आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ग्रुप इम्ब्रियोफाइटा। इम्ब्रियोफाइटा को कौन बिलोंग करेगा भैया, सवाल अच्छा है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन आएगा भैया। 25 नंबर क्वेश्चन, बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन, एम्ब्रियोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइट, फंजाई, लाइकेन, एम्ब्रियोफाइट के अंतर्गत कौन आएगा। 25 का आंसर बी आना शुरू हो गया भैया कि ब्रायोफाइट्स। बिल्कुल, एम्ब्रियोफाइट के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर ब्रायो हो सकता है, ब्रायोफाइट्स हो सकता है, टेरिडोफाइट्स हो सकता है, टेरिडोफाइट्स हो सकता है, सर जिम्नोस्पर्म भी होगा, जिम्नो स्पर्म भी हो जाएगा, सर एंजियोस्पर्म भी हो जाएगा, एंजियो स्पर्म भी हो जाएगा। मतलब ब्रायो टू एंजियो ये आपके एम्ब्रियोफाइट कैटेगरी में रखे जाते हैं। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहां पर होता है। आंसर आपका बनेगा बी। अगला सवाल, उसके पहले बैच से रिलेटेड जानकारी भाई, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस के लिए नया बैच चल रहा है, जिसमें महेश सर केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके आकाश सर, और फिजिक्स में मुस्तफ़ा सर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, मेंटरशिप, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 2 संस्था के नंबर दिए गए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, प्रचार अच्छी बात है भाई। अगला सवाल, प्रचार भी जरूरी है, ठीक है, एक डेकोरम होता है किसी भी संस्थान का, ऑपरेट करने का एक तरीका होता है, तो उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन, इन पी एस्टिवेशन ऑफ पेटल इज। बताइए पी में एस्टिवेशन कैसा होगा। मटर में दल का पुष्पदल विन्यास होता है। वालवेट, वेक्सिलरी, ट्विस्टेड, नन, ऑल ऑफ दिस। आपको ऊपर के 3 में से जवाब देने हैं, बताइए। फी कितनी है सर, आप एक बार कॉल कर लीजिए। फी को हम यहां पर तो नहीं बोल सकते ना, ऐसा कुछ है नहीं। आप इस नंबर पर कॉल कर लेंगी तो वहां से जानकारी प्रॉपर मिल जाएगी, बस 1 मिनट का काम होता है। और भाई प्रचार प्रसार जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सर्वाइवल के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। भाई खुल के बोल रहे हैं कि सर्वाइवल के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। आप कुछ भी करोगे, पैसा तो आपको चाहिए ना, जीवन तो बिताना ही बिताना है। चलिए यहां पर बताइए, आंसर आ रहा है सर वेक्सिलरी, वेक्सिलरी, वेक्सिलरी। बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सर। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, इन भाई साहब को बोलते हैं, इस पेटल को बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। इसी को वेक्सिलम बोलते हैं, वेक्सिलम बोलते हैं। इसे विंग बोलते हैं सर, विंग्स बोलते हैं। और इसे कील या कैरिना बोलते हैं, कैरिना बोलते हैं। विंग्स को एली भी बोला जाता है, एली भी बोला जाता है। इसे पेप्लोनेसियस या वेक्सिलरी एस्टिवेशन बोला जा सकता है। आंसर आपका बनेगा बी, आंसर आपका बनेगा बी। रिवाइव भी तभी आएगी, महबूब आलम जी तो मजाक उड़ाते हैं भाई। चलिए यहाँ पर बताइए, वाल्वेट कहाँ देखने को मिलेगा। वाल्वेट आपका सर कैलोट्रॉपिस में, कैलोट्रॉपिस में सर आपका वाल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ट्विस्टेड कहाँ देखने को मिलेगा सर, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड कहाँ देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे सर चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन में। सर चाइना रोज की बात करें, चाइना रोज हो गया जिसे सूफ्लावर बोलते हैं। लेडी फिंगर की बात कर लें सर, लेडी फिंगर भिंडी की बात कर लें। और सर आपका यहां पर हो जाएगा, लेडी फिंगर के बाद अगर देखें तो हो जाएगा सर कॉटन, हो जाएगा कॉटन। इन सब जगहों पर सर आपका ट्विस्टेड देखने को मिलेगा। एक और भाई साहब बचते हैं, इम्ब्रिकेट। बताइए इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहां देखने को मिलता है। आप बोलेंगे सर कैसिया में एंड गुलमोहर में, गुलमोहर में, गुलमोहर और कैसिया में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो आंसर तो आपका बन रहा है बी,
आंसर आपका बन रहा है बी, करीना कपूर। हाँ, इसलिए मैंने बोला नहीं उस पर। एब नॉर्मल, यहां पर थोड़ा सा मेरे को चेंज करना है भाई, यहां पर थोड़ा सा बदलाव करना है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपका, चलिए ये हो गया आपका पोटैटो। ठीक, अभी सही है। अब जवाब दीजिए इसका, अब जवाब दीजिए भैया, अब जवाब दीजिए। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्विन असामान्य असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है व्हीट, जिंजर, ड्रेसिना या पोटैटो। कहां पर भाई? या पोटैटो। दरअसल अगेयों में भी देखने को मिलता है, तो उसे हटाना जरूरी था, करेक्शन होते हैं। अरे भाई, आंसर बन जाएगा ड्रेसिना। ठीक है, बाउगनविल या बॉयरविया, ये सब नाम हम लोगों ने सुना है। अगेव हो जाएगा, युक्का हो जाएगा, वहां पर भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। और ये ड्रेसिना मोनोकॉट का एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल मोनोकॉट का है। ठीक, मोनोकॉट का एग्जाम्पल होगा। आंसर आपका बन जाएगा यहां पर बी, आंसर आपका बन जाएगा बी। आंसर आपका क्या बनेगा भैया? आंसर आपका बन जाएगा बी, आलू। अरे भाई, ये तो कुछ और ही ले लिया। चलिए अगला सवाल, विच फैट सॉल्युबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन। बताइए, अच्छे स्किन के लिए कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन आपको जरूरी है, नेसेसरी है? बताइए, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। जवाब दीजिए भैया, जवाब दीजिए, कौन सा विटामिन आवश्यक है? जवाब दीजिएगा, कौन सा विटामिन अच्छी स्किन के लिए जरूरी है भाई? 28। अरे सवाल पढ़ लो, फैट सॉल्युबल पूछा है, फैट सॉल्युबल बोल रहा है, विटामिन सी फैट सॉल्युबल बोल रहा है भैया। आप बोलेंगे सर फैट सॉल्युबल 4 ही विटामिन होते हैं, ए, डी, ई के, और विटामिन ए यहां पर दिया गया है। तो अच्छी स्किन के लिए, आंखों के लिए भाई विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। विटामिन ए को बोला जाता है सर रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डिफिशियंसी से सर, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हुई तो जीरोप्थैल्मिया होता है, जीरोप्थैल्मिया होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, जिसे रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अगर एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हुई तो स्कर्वी होगा। क्या होगा? स्कर्वी, स्कर्वी डिजीज हो जाएगी भाई। विटामिन बी के ढेर सारे नाम, मतलब ढेर सारे ये तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही होता है, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B9, B12, तो B17 तक जाता है। तो इनके बारे में तो रह ही देते हैं। विटामिन के जो होता है, ये क्या करता है? आप बोलेंगे सर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में ये भाई साहब मदद करते हैं, या प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो आंसर आपका बनेगा ए वाला, आंसर आपका बनेगा सर ए वाला। बहुत बढ़िया। हाँ, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं भाई। अगला सवाल 29 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा सर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डू नॉट हेल्प हाइड्रोफाइट टू स्टे द फ्लोएट इन वाटर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जल वनस्पति को जल में तैरते रहने में मदद नहीं करते? द स्टॉक एंड स्टेम हैव लार्ज टनल, लीव है वैक्सी कोटिंग, वैक्स की कोटिंग हो लीव्स पर, लार्ज सर्कुलर डिस्क शेप लीव्स, फिंगर लाइक, रिबन लाइक लीव्स एंड स्टेम। बताइए, ये इसमें से कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो तैरने में हेल्प नहीं करते? जो सर तैरने में हेल्प नहीं करते, हाइड्रोफाइट्स को फ्लोएट करने में हेल्प नहीं करते। बिल्कुल, यहां पर जवाब दीजिएगा भैया,
सवाल आपके सामने है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप लोग बोलेंगे सर स्टार्च जो होगा एंड स्टेम हैज लार्ज टनल, बिल्कुल लार्ज टनल देखने को मिलता है सर, बिल्कुल सत्य है। ठीक, लीव्स है वैक्स की कोटिंग, भाई वैक्स की कोटिंग होती है बट वो वेटिंग से बचाता है, क्या होता है, भीगने से बचाएगा, उसे तैरने में हेल्प नहीं करता। तो ये भाई साहब, तो अगर हम यहां पर ध्यान दें तो ये भाई साहब हमको मिल गए जो तैरने में हेल्प नहीं कर रहे हैं। लार्ज सर्कुलर डिस्क शेप लीव ये फ्लोएट करने में हेल्प करेगा, फिंगर लाइक एंड रिबन लाइक लीव्स इसका कोई मतलब नहीं है भैया, ये नहीं करेगा। तो बी एंड डी की बात अगर हम करें, बी एंड डी की अगर बात कर लें भाई, तो ये फ्लोएट करने में कोई हेल्प नहीं करता, ये फ्लोएट करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। आंसर डी होना चाहिए भैया, बी या सी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचो, यहां पर लिखा है टनल, ठीक है, न लिखा है, तो फ्लोएट में ये हेल्प कर सकता है भाई। बाकी वैक्स की कोटिंग आपको इसको भीगने से बचा सकती है, वेटिंग से बचा सकती है, तैरने में कोई रोल नहीं होगा। लार्ज सर्कुलर डिस्क शेप लीव्स है तो फ्लोएट करने में हेल्प करेगा, हम लोग देखे भी हैं ये सब चीजें। फिंगर लाइक रिबन लाइक है तो तैरने में हेल्प तो नहीं करेगा भैया। तो यहां पर आंसर आपका बी और डी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक, अगला, यक्स इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। यक्स भाई साहब जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है अवर बॉडी। इट सिक्रीट वाई, वाई का सिक्रीशन कर रहे हैं, विच इज स्टोर्ड इन जेड। तो यक्स वाई जेड के बारे में बताइए, यक्स वाई जेड। यक्स सबसे बड़े हैं, इन्होंने कुछ सिक्रीट किया, वो कहीं पर स्टोर हुआ, यही बताना है। लीवर, बाइल जूस, पैनक्रियाज। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि, बाइल जूस का सिक्रीशन भी करती है बट पैनक्रियाज में स्टोरेज नहीं होता। ठीक, पैनक्रियाज सबसे बड़ी तो ग्रंथि नहीं है भैया, तो ये तो ऑलरेडी कट गए। लीवर, बाइल जूस, गाल ब्लैडर, ये ठीक दिख रहा है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि, बाइल जूस का फॉर्मेशन हुआ जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, उसके बाद ये गाल ब्लैडर में स्टोर हुआ। तो सर आंसर तो सी अपने को दिख रहा है, आंसर सी अपने को दिख रहा है सर, बिल्कुल सर जवाब सी दिख रहा है, बिल्कुल आंसर आप सभी का सी आया है, सबके जवाब सही आ रहे हैं भाई, सुंदर जवाब है। अगला सवाल सर, मैचिंग का सवाल है सर, मैच करा के देखते हैं हम लोग। इधर लिखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सर लिखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण की पद्धति है, विधि है। इधर ऑर्गेनिज्म दिया गया है सर, मैच कराते हैं हम लोग। ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल हो जाएगा सर एल्गी, होलोजोइक का सर एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। पैरासाइट का एग्जाम्पल आपका कुस्कुटा होगा, अमरबेल होगा भैया, और सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल मशरूम होगा। तो अब यहां पर अगर हम मैचिंग कराएं तो ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का ए थर्ड, बी सेकेंड, सी का फोर्थ, ए थर्ड, बी सेकेंड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो आंसर आपको मिल रहा होगा ए वाला, आंसर आपको मिल रहा होगा ए वाला। 31 का आंसर है ए, 31 का आंसर आपको मिल रहा है ए। सबके जवाब ए आ भी रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है भाई। बी कहां से आ गया महबूब आलम जी? अरे भैया ए का थर्ड है, बी का सेकंड है, ए थर्ड, बी सेकंड, और आपका सी का फोर्थ हो गया और डी का फर्स्ट हो गया, तो आंसर तो यही आ रहा है ना। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, यहां पर भी थोड़ा सा है भाई, करेक्शन है, करेक्शन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन यहां पर भी देखने को मिला है, तो इसे हम लोग कर लेंगे सही, इससे हम क्या करेंगे भैया, सही कर लेंगे। चलिए एक सेकेंड, अभी हम इसका जवाब देंगे सर, अब हम लोग इसका जवाब देंगे। आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड अकर्स इन पेयर, कौन सी ग्लैंड पेयर में पाई जाती है ह्यूमन बीइंग में, कौन सी ग्रंथियां मानव में युग्मों में पाई जाती हैं? एड्रिनल ओवरी, पैनक्रियाज ओवरी, पिट्यूटरी थायराइड, पिट्यूटरी पैनक्रियाज, बताइएगा। पिट्यूटरी पैनक्रियाज, पिट्यूटरी पैनक्रियाज, कोई बात नहीं, वो करेक्शन था इसलिए हम सही कर रहे थे ना।
अदरवाइज हट जाते, वो करेक्शन था इसलिए हमको ठीक करना पड़ा। यहां पर जवाब दीजिए। देखिए सर, एड्रिनल को बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड, इसे बोलते हैं सर सुप्रा रीनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर पाया जाता है इसलिए सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये पेयर्ड होता है सर, 2 इसका नंबर होता है, ठीक। और अगर बात करें सर ओवरी की, तो ये भी 2 होंगे सर, तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा सा करेक्शन था, हमने इसे देख लिया। पैनक्रियास सिंगल होता है, ओवरीज क्या होती है, पेयर्ड होती है। पिट्यूटरी आपका सिंगल होगा, थायराइड भी सिंगल होगा, पिट्यूटरी और पैनक्रियास दोनों सिंगल होंगे। तो आंसर आपका बनेगा सर ए, आंसर आपका बनेगा ए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, फादर ऑफ टेक्सोनमी इज, वर्गीकी के पिता हैं, सबको पता होगा वर्गीकी के पिता कौन है। वर्गीकी के पिता हैं फादर ऑफ टेक्सोनमी, आप बोलेंगे सर एपी डी कैंडोले, ये हैं टेक्सोनमी के बाबूजी। बेंथम और हुकर, हुकर के साथ एक और साइंटिस्ट हैं एंड बेंथम। बेंथम और हुकर ने एक क्लासिफिकेशन दिया जिसे बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था लिनियस साहब ने, वहां पर उनका रोल था। उसके बाद अगर हम लोग देखें सर, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में रोल था इंगलर एंड प्रेंटल का। लिनियस साहब के बारे में हम लोगों ने चीजों को देखा ही है। अरस्तु साहब को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, ये बायोलॉजी के पिता हैं। फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं, ये जूलॉजी भी हैं, ठीक। तो आंसर आपका बनेगा ए, आंसर आपका बन जाएगा ए। लिनियस होंगे सर, अच्छा टर्म हमको लगा, अच्छा फादर पूछा है, चलिए ठीक है भैया। हाँ, टर्म एपीडी कैंडोले ने दिया था, लिनियस साहब फादर थे। सॉरी, गलत हो गया भैया, गलत हुआ, कोई बात नहीं। हम टर्म को ही समझ के आंसर कर दे रहे थे, टर्म ही हमारे दिमाग में चल रहा था। बिल्कुल धन्यवाद, एक्चुअली दिमाग में टर्म ही चल रहा था। हम आंसर यहाँ पर बना लेंगे भैया, लिनियस को दिमाग में टर्म ही चल रहा था मेरे, कोई बात नहीं। यहाँ पर आंसर आपका लिनियस हो जाएगा। टर्म दिया था कैंडोले साहब ने, इन्होंने टर्म दिया था भैया, टर्म दिया था टेक्सोनमी। बिल्कुल सही है। चलिए, वो एक्चुअली हम कंफ्यूजन हमको हो गया उस बात पर, हम टर्म को लेकर चले गए ना, हमारे दिमाग में टर्म ही आया, वो मेरी गलती थी, कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम टर्म पर चले गए, कोई दिक्कत नहीं भैया समझ लेते, कोई बात नहीं। चलिए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जब आप लोगों ने बताया तब हमने भी ध्यान दिया ना, फ्लो में तो हमने कर दिया था भाई। चलिए यहां पर बताइए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 3 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कौन सी कंडीशन होगी सर? एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कौन सी कंडीशन होगी? ये अमीबियासिस काज कराता है सर, अमीबियासिस काज कराता है, इसी को अमीबिक डाइसेंट्री बोला जाता है। बताइए एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कितने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होंगे? कितने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होंगे? नहीं, वो आपका टेस्ट हो गया बट मेरे दिमाग में नहीं आया था, मैं भूल गया था उसे, मैं टर्म समझ के आंसर कर दिया। आप बोलेंगे सर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट, यहां पर सर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है, रीजन होता है कि ये पैरासाइट होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? पैरासाइट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की कोई जरूरत ही नहीं है, पचाया भोजन पा रहा है, खा ना रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर एब्सेंट हो जाएगा क्योंकि पैरासिटिक फॉर्म है भाई, और पैरासिटिक फॉर्म है तो इसको भोजन पचाने की जरूरत नहीं है। पैरासाइट में कहा वो पचाया पाता है, अपना खाता ना आता है अच्छे से, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है इनके पास, पैरासाइट्स के पास, और बाकी सारे सिस्टम अधिकतर रिड्यूस होते हैं, शकर वकर पाए जाते हैं, ठीक। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन
यहां पर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है भैया? बिल्कुल एंडोपैरासाइट कोलोनिज्म। यहां पर बताइए प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है। बैक्टीरिया, क्लोरेला, माइकोप्लाज्मा और आपका हो जाएगा नॉस्टॉक, और आपका होगा नॉस्टॉक। 35 नंबर क्वेश्चन भाई, 35 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल नहीं है। अरे भाई प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल क्लोरेला, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी होता है, ये ग्रीन एल्गी होता है, मतलब सर यूकैरियोट्स होता है, सर यूकैरियोट्स होते हैं ये। एल्गी क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होंगे। बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोलते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी प्रोकैरियोट है। नॉस्टॉक क्या है? बीजीए है, ये भी प्रोकैरियोट है। तो आंसर आपका बनेगा क्लोरेला। क्लोरेला कैसा होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट होगा, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होगा। ठीक, बहुत बढ़िया, आंसर आपका बनेगा बी। अगला सवाल भाई, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोजोम। लार्जेस्ट क्रोमोजोम कौन सा होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा गुणसूत्र है? एक्स क्रोमोजोम, इसे हम सेक्स क्रोमोजोम भी बोल सकते हैं, सेक्स क्रोमोजोम भी बोल सकते हैं, इसी को हम सर एलोसोम भी बोल सकते हैं। बताइए लार्जेस्ट क्रोमोजोम कौन सा होता है? हाँ बिल्कुल, प्रोटिस्ट ड्यू टू देम बाउंड्री नॉट क्लियर इट। बिल्कुल भाई, चलिए यहां पर बताइएगा सर लार्जेस्ट क्रोमोजोम कौन सा होगा? लार्जेस्ट क्रोमोजोम की बात हो रही है सर, बताइएगा लार्जेस्ट क्रोमोजोम की बात हो रही है। आंसर सबका आ रहा है सर डी, लैंप ब्रश क्रोमोजोम। लैंप ब्रश क्रोमोजोम की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर्ड भाई, इसके डिस्को की बात कर लेते हैं भाई। डिस्को किसने किया था? आप बोलेंगे सर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग एंड रुकर्ट। रुकर्ट साइज भाई, लार्जेस्ट साइज बोला जा रहा है तो साइज होगी कितनी? साइज कितनी होगी? आप बोलेंगे सर 5900 माइक्रोन, कितनी साइज होती है, इसलिए लार्जेस्ट क्रोमोजोम बोला जाता है। ठीक, पॉलीटीन क्रोमोजोम भी जायंट क्रोमोजोम की कैटेगरी में रखा गया है, इसे सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोजोम बोला जाता है, सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोजोम बोल देते हैं। ठीक, तो आंसर आपका यहां पर बनेगा डी, आंसर आपका बन जाएगा डी। फ्लेमिंग और रुकर्ट साहब ने क्या किया था? डिस्कवरी की थी, डिस्को किया था इसका लैंप ब्रश क्रोमोजोम का। अगला सवाल सर, रो फैक्टर, रो फैक्टर इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए मॉलिक्यूल इज। बताइए इज अ, आपसे बोल रहा है कि डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व होता है न्यूक्लियोसाइड, मेटलिक आयन, हार्मोन, प्रोटीन। हार्मोन या प्रोटीन, हार्मोन या प्रोटीन। आप बोलेंगे सर ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो चेन इनिशिएशन कौन कराता है? चेन इनिशिएशन कौन कराएगा सर? और चेन टर्मिनेशन कौन कराएगा? चेन टर्मिनेशन कौन कराएगा? दोनों के लिए फैक्टर की जरूरत पड़ती है। यहां पर सिग्मा फैक्टर होता है सर, यहां पर सर सिग्मा फैक्टर होगा। ये कुछ इस तरीके का होता है भैया, इस तरीके का लिखा गया है, सिग्मा फैक्टर होगा, और यहां पर सर रो फैक्टर होता है। चेन टर्मिनेशन का काम आपका रो फैक्टर कराता है। ठीक, और चेन इनिशिएशन का काम आपका कराएगा सर सिग्मा फैक्टर। और ये दोनों बने हुए किसके होते हैं? ये दोनों प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ये दोनों भैया प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीनेसियस नेचर के होंगे। ठीक, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रोटीन हो जाएंगे। आंसर आपका बनेगा डी। चेन इनिशिएशन कौन कराएगा? सिग्मा फैक्टर कराएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलके। चेन टर्मिनेशन भाई साहब तो रो फैक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला सवाल, इन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड phenotype will be present?
डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप पाए जाते हैं बताइएगा। जीनोटाइप कितने होंगे सर, और फिनोटाइप कितने होंगे, और फिनोटाइप्स कितने होंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहां होगा सर 3 के पावर n, यहां होगा सर 2 के पावर n, बाकी जवाब आप खुद देंगे। यहां सर 9 हो जाएगा, यहां सर 4 हो जाएगा, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, और नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर क्या होगा, यहां पर भाई 2 होगा, तो 3 के पावर 2 रखेंगे तो 9 जीनोटाइप आएगा और फिनोटाइप 4 आएगा। आप यहां पर बताइए, पहले जीनोटाइप है फिर फिनोटाइप है, तो 9 and 4 रिस्पेक्टिवली, 9 and 4 रिस्पेक्टिवली। आंसर होगा बी, आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा भाई आंसर, यहां पर आंसर हो जाएगा बी। 38 का आंसर क्या हो रहा है भाई, बी हो रहा है। ठीक, लिखना चाहें अगर तो जीनोटाइप क्या होता है, आप बोलेंगे सर 1 2 1 2 4 2, फिर 1 2 1 2 1। ठीक, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। फिनोटाइप क्या होता है, 9:3:3:1, ये रेशियो होता है, ये रेशियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए भैया अगला सवाल। विंग ऑफ बटरफ्लाई, विंग ऑफ बटरफ्लाई बर्ड एंड बैट्स आर, बर्ड एंड बैट्स आर, विंग ऑफ बटरफ्लाई बर्ड एंड बैट्स आर, बर्ड्स एंड बैट्स आर। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। होमोलागस आर्गन, एनालागस आर्गन, अनरिलेटेड आर्गन, वेस्टिजियल आर्गन। होमोलागस आर्गन क्या होते हैं सर, या एनालागस आर्गन क्या होते हैं। आप कहेंगे सर होमोलागस आर्गन में ओरिजिन सेम होती है, ओरिजिन सेम होगी सर, फंक्शन डिफर कर सकता है, फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफर भी कर सकता है, फंक्शन सर डिफर कर सकता है। यहां पर सर ओरिजिन डिफरेंट होगी सर, एनालागस आर्गन में ओरिजिन डिफरेंस होगी, बट सर फंक्शन सेम होगा, फंक्शन सेम होगा। तो भाई चमगादड़ हो, तितली हो या आपका पक्षी हो, तीनों में जो विंग होती है उड़ने का काम करती है। इसका मतलब सर ओरिजिन अलग अलग है, फंक्शन सेम है, एनालागस स्ट्रक्चर, एनालागस स्ट्रक्चर, एनालागस स्ट्रक्चर। एनालागस आर्गन के लिए एक आपको ट्रिक बताया था सर, होमोलागस के लिए हार्ड, होमोलागस के लिए एक ट्रिक बताया था हार्ड, और एनालागस के लिए बताया था एसीपी। हार्ड का मतलब सर होमोलागस आर्गन, ये होगा सर होमोलागस आर्गन, ये होगा सर एडेप्टिव रेडिएशन, ये होगा सर, यहां पर एआर का मतलब हो जाएगा एडेप्टिव रेडिएशन, और इस डी का मतलब होगा सर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। ये जब भी बताता हूं बता देता हूं भैया। ए का मतलब एनालागस है, सी का मतलब कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, और पी का मतलब है सर पैरेलल, पैरेलल इवोल्यूशन। तो हार्ड और एसीपी से भी आप चीजों को याद रख सकते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी कराता हूं सवाल आता है तो बता देता हूं। तो आंसर आपका बनेगा सर बी, आंसर आपका क्या बनेगा भैया, बी बनेगा। अगला सवाल, लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, लीवर परफॉर्म करता है सर सेवरल फंक्शन, वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज, यकृत कई कार्य करता है, इनमें से एक कार्य है हिस्टोलिसिस, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, आपका ग्लाइकोजेनेसिस, मेंटेनिंग साल्ट बैलेंस। बताइए लीवर का कौन सा फंक्शन होगा सर, लीवर का फंक्शन कौन सा होगा भाई, लीवर का फंक्शन कौन सा होगा सर। लीवर का फंक्शन क्या होगा, 40 का आंसर आ रहा है सबका सी, कमेंट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए। ग्लाइकोजेनेसिस, क्या भाई, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ऐसे समझते हैं। होता क्या है, फैट या प्रोटीन, इसे आप बोल सकते हैं सर नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट, नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है ये दोनों भाई साहब मिले, इन्होंने सर ग्लूकोज बना लिया, ग्लूकोज का नया मॉलिक्यूल बनाया, तो इसे बोलेंगे सर ग्लूकोनियोजेनेसिस,
ग्लूकोज का नया मॉलिक्यूल बना नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से, फैट और प्रोटीन से, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोज बना लिया सर ग्लाइकोजन, इसने ग्लाइकोजन बना लिया तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, इसे बोल देंगे सर ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस। देन सर यही ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया फिर से ग्लूकोज में, तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोजीनोलिसिस, जीनोलिसिस। और यहां पर सर मसल्स में होता है लैक्टिक एसिड, मसल्स में सर लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हुआ रहता है। ये लैक्टिक एसिड जब कन्वर्ट हो ग्लाइकोजन में तो इसे बोलते हैं सर ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। मतलब सर ग्लाइकोजन का नया मॉलिक्यूल बना। अगर प्रोटीन का नया मॉलिक्यूल बनता है नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से तो प्रोटीन नहीं, ग्लूकोज का नया मॉलिक्यूल बनता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोजन में तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में तो ग्लाइकोजीनोलिसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन टूट रहा है। और सर यहां पर लैक्टिक एसिड अगर ग्लाइकोजन बनाएगा तो इसे बोलेंगे कि ये ग्लाइकोजन का नया मॉलिक्यूल है, इसे बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा पार्ट है, इसलिए बता दिए हैं। यहां पर आंसर आपका बनेगा भाई सी वाला, आंसर आपका बनेगा सी वाला। अगला सवाल, द साइट ऑफ क्रेब्ज साइकिल इन द सेल, साइट ऑफ क्रेब्ज साइकिल इन द सेल। बताइए क्रेब्ज साइकिल का साइट क्या होता है सेल में? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्रेब्ज साइकिल कहां पर चलेगी सर? साइट ऑफ क्रेब्ज साइकिल बताइए भाई, साइट ऑफ क्रेब्ज साइकिल, साइट ऑफ क्रेब्ज साइकिल, सबका जवाब सी आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है सर, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्ज साइकिल चलती है। हम चारों के चारों प्रोसेस के साइट देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस साइट आप बताओगे, सेकेंड है सर लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, देन सर क्रेब्ज साइकिल, इसके बाद है सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चारों की साइट बतानी है सर आपको, साइट बताइए। आप कहेंगे सर ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपका लिंक रिएक्शन होगा सर। क्रेब्ज साइकिल भी सर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑपरेट करेगी। और आपका ईटीएस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ऑपरेट करेगा। ये रहा चारों का साइट, ये चारों प्रोसेस के साइट हम लोगों ने देख लिए। ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में ऑपरेट करता है, लिंक रिएक्शन क्रेब्ज साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ईटीएस सर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, या इसी को हम क्रिस्टी भी बोल सकते हैं। इसे ऑप्शन क्रिएट कर सकता है सर एक क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को क्रिस्टी बोला जाता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, इसी को सर क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक, तो आंसर आपका यहां पर सी होगा। ये चारों चीजें आप ध्यान में रखिएगा, मैचिंग का सवाल कभी कभार बना लेता है, बना देगा, आसानी रहेगी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। ये तो सबको याद होगा भाई, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है हाइपरबोलिक, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, सिग्मॉइड। कैसा होता है भाई? पैराबोलिक या सिग्मॉइड। कैसा कर्व होता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या यहां पर बोल रहा है कि डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व बताइए भैया। 8 सवाल और बचे हैं ललिता जी, कुल मिला के 50 सवाल हैं, 8 सवाल और है, 10 मिनट और खर्च होगा मैक्सिमम। लिंक रिएक्शन की साइट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगी भाई। बहुत बढ़िया, सबके जवाब आ रहे हैं सर सिग्मॉइड या यस शेप, या कैसा? यस शेप, यस शेप, ये सबको याद है, अच्छी बात है। अगला सवाल भाई, द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टुगेदर अकर्स इन, जल तथा सोडियम का पुनर्अवशोषण एक साथ होता है, कहां पर होगा सर? बताइए। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर कहां पर होगा सर? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर,
हम प्रयास करते हैं कि चीजें जल्दी हो जाएं, लेकिन सारी चीजें बतानी होती हैं। सिर्फ आंसर कराना हो तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आप लोग वक्त दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोमान कैप्सूल में सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी। सर पीसीटी की बात करें तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यहीं पर होगा, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यहीं पर होगा। करीबन 80% वाटर प्लस न्यूट्रिएंट, 80% आपका वाटर एंड न्यूट्रिएंट यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है। पीसीटी में कंडीशनल, डीसीटी में सर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, यहां पर काम करते हैं हार्मोन, नाम है एल्डोस्टेरोन और क्या है एडीएच, एडीएच मतलब वैसोप्रेसिन। तो यहां पर सर डीसीटी के ही रीजन में सोडियम और वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराता है एल्डोस्टेरोन, जिसे बोलते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड, मिनरलो कॉर्टिकॉइड। ठीक, आंसर आपका क्या बनेगा सी, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अरे भाई सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन पूछा जा रहा है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा, मिनरलो कॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन होता है, ये सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, इसीलिए तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन बोला जाता है। और ये प्रक्रिया होती है डीसीटी में। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है, ये सर वाटर के लिए इम्परमियाबल होगा, वाटर के लिए इम्परमियाबल होगा। साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट के लिए सर ये परमियाबल होगा, परमियाबल होगा, साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमियाबल होगा। तो आंसर आपका बनेगा सर डी, आंसर आपका सॉरी आंसर बन जाएगा सर आपका सी। अगला सवाल, कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स, कार्पस कैलोसम जोड़ता है, किसे कनेक्ट कराता है, डायनसेफेलाइन एंड मिडब्रेन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पॉन्स एंड मेडुला, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड। बताइए कार्पस कैलोसम किसे कनेक्ट कराएगा, किसे कनेक्ट कराएगा, कार्पस कैलोसम किसे कनेक्ट कराता है भाई, कार्पस कैलोसम किसे कनेक्ट कराएगा। जितने लोग जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आंसर आ रहा है सर ए, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को किसे कराता है, कार्पस कैलोसम आपका कनेक्ट कराता है सर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट कराता है इस तरीके से कार्पस कैलोसम। यहां पर मान लेते हैं कार्पस कैलोसम है, ये आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट है, ठीक है, इसको कनेक्ट कराता है कार्पस कैलोसम। तो आंसर आपका बनेगा ये वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल सर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बताइए एफएसएच कहां से आता है, एफएसएच का ये क्वेश्चन हुआ है। अच्छा एफएसएच का बताइए, एफएसएच का सिक्रीशन कहां से होगा, एफएसएच का सिक्रीशन कहां से होगा भाई। आंसर आ रहा है सर बी, एंटीरियर पिट्यूटरी। बहुत बढ़िया, एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन ढेर सारे आते हैं, नाम लिख लेते हैं सर, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और क्या होगा सर प्रोलैक्टिन, और एक होगा सर एलएच, सर एफएसएच। ये सब आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो यहां से इनहिबिटरी हार्मोन आता है, रिलीजिंग हार्मोन आता है। ठीक, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें सर तो यहां से ऑक्सीटोसिन, और आपका एक और आएगा जिसे एडीएच बोलेंगे या वैसोप्रेसिन बोलेंगे। ठीक है सर, अगर मिडिल लोब की बात करें तो यहां से आता है एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आंसर तो आपका यहां पर बन रहा है सर बी वाला, आंसर आपका बनेगा सर बी वाला। सारे हार्मोन हम लोगों ने यहां पर लिख लिए हैं, ठीक है, सारे हार्मोन हमने यहां पर कर लिए हैं भाई। अगला सवाल, द रीजन वेयर स्पर्म इंटर, ये अच्छा सवाल है। द रीजन वेयर स्पर्म इंटर द ओवम इज कॉल्ड, किस रीजन से आपसे बोल रहा है, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है रिसेप्शन कोन, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, ग्रे क्रिसेंट। बताइएगा
उस रीजन को क्या बोलेंगे? मान लेते हैं ये अपना ओवम है, इधर आपका एनिमल पोल है, एनिमल पोल है, ये सर आपका वेजिटल पोल है, ठीक है। उस रीजन को क्या बोलेंगे जहां से स्पर्म इंटर करता है ओवम में? आंसर आ रहा है ए, रिसेप्शन कोन। बहुत बढ़िया, रिसेप्शन कोन, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया भाई। आंसर होगा सर रिसेप्शन कोन, रिसेप्शन कोन, और एनिमल पोल के साइड से एंट्री होती है, ठीक है। बट रीजन को रिसेप्शन कोन बोलते हैं। एंट्री कहां से होगी स्पर्म की? स्पर्म एंट्री होगी कहां से? एनिमल पोल साइड से हुई होगी, लेकिन रीजन को क्या बोलेंगे? हाँ, एनिमल पोल साइड के रिसेप्शन कोन से ही एंट्री होती है, उस रीजन को रिसेप्शन कोन बोलते हैं। बट पोल एनिमल पोल होता है, ठीक। तो आंसर आपका ए बनेगा, बिल्कुल नो डाउट। अगला सवाल सर, हिस्टोन हैव 20 to 30%, हिस्टोन हैव 20 to 30% लाइसिन एंड प्रोलिन, आर्जिन एंड लाइसिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, आर्जिनिन एंड ल्यूसिन, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। हाँ, एंट्री रिसेप्शन से ही होता है भाई, बिल्कुल। बताइए भैया, इसका जवाब दीजिए। हिस्टोन हैव 47 का आंसर आ रहा है सी, आर्जिनिन एंड लाइसिन। बहुत बढ़िया, आर्जिनिन और लाइसिन ये क्या होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, और 20 से 30% आपके आर्जिनिन और लाइसिन ही देखने को मिलते हैं, ठीक। हिस्टोन ऑक्टामर कौन बनाता है? बताइए, हिस्टोन ऑक्टामर कौन बनाएगा? आप बोलेंगे सर H2A, H2B, H2B, H3, H4। और H1 जो होता है ये लिंकर डीएनए जैसा होता है, ठीक है ना। या लिंकर बोल सकते हैं इसे हम। आंसर आपका बनेगा सी। अगला 48 नंबर, 48 नंबर भैया। हाँ, H1 लिंकर होता है भाई, H1 लिंकर होता है, बिल्कुल H1 लिंकर होता है, ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता, ठीक। यहां पर जवाब दीजिए भैया, यहां पर जवाब दीजिए। इन हनी बी कॉलोनी ड्रोन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ड्रोन कैसे प्रोड्यूस होता है? हनी बी कॉलोनी की बात हो रही है। ड्रोन आर प्रोड्यूस्ड फर्टिलाइज्ड एग, फास्टिंग लार्वा, अनफर्टिलाइज्ड एग, या आपका लार्वा फीड ऑन लीव्स? बताइएगा भैया। ड्रोन कहां से बनेगा? बहुत बढ़िया, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग से आपका ड्रोन बनता है। क्या बनेगा? ड्रोन बनेगा। और फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन बनेगी, क्वीन भी बनेगी, रानी मक्खी। और क्या होगा? वर्कर भी होंगे, वर्कर भी होगी, ठीक। ये बहन जी फर्टाइल होती हैं, ये भाई साहब स्टेराइल होते हैं। चलिए, आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला सवाल 49 नंबर क्वेश्चन, इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, ना तो फायदा है ना ही नुकसान है, ना तो फायदा है ना ही नुकसान है, ठीक। आप बताइए यहां पर इसे बोलेंगे क्या सर? एक को फायदा है, दूसरे को ना ही फायदा है ना ही नुकसान है। कॉमेंसलिज्म के केस में एक को फायदा, दूसरे को ना ही फायदा ना ही नुकसान। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा ही फायदा है सर। पैरासिटिज्म में एक को फायदा, दूसरे को नुकसान है सर। प्रीडेशन में भी एक को फायदा और दूसरे को नुकसान है। ये प्लस का मतलब फायदा है भैया, ठीक है, माइनस का मतलब नुकसान है, ठीक। अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें तो दोनों का नुकसान है सर। तो यहां पर यह प्रक्रिया तो बोलेंगे कॉमेंसलिज्म। क्या बोलेंगे?
कॉमेंसलिज्म बोलेंगे। बहुत बढ़िया, कॉमेंसलिज्म बोलेंगे। और एक होता है एमेंसलिज्म, जिसमें एक को कोई फायदा नहीं होता, दूसरे को नुकसान होता है। अगर सर हम लोग यहीं पर किसकी बात करें, कंपटीशन की बात कर लें, जब देख ही रहे हैं तो देख लेते हैं। कंपटीशन में सर दोनों को नुकसान होता है। ठीक सर, एक और प्रक्रिया होती है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म, एक भाई साहब को कोई फायदा नहीं होता, दूसरे को नुकसान हो जाता है, दूसरे को नुकसान हो जाता है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। ये रहा आपका होमवर्क, और होमवर्क का जवाब आप लोग क्लास में मत दिया करिए। ये है सर आपका होमवर्क 50 नंबर क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपसे चाहिए होता है, तो जवाब कमेंट बॉक्स में ही दिया करिए। ठीक है, ये आपका रहा सर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं, फिर से बैच से रिलेटेड जानकारी। जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, वो बीपीएससी टीआरई 4.0 का हमारा नया बैच चल रहा है। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, निश्चिंत होकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको महेश सर केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके आकाश सर यानी कि मैं, फिजिक्स आपके हारिस मुस्तफ़ा सर पढ़ाते हुए दिखेंगे, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स और मेंटरशिप आपको मिलेगी। और यहाँ पर संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि एपोप्टोसिस क्या होता है। ये आपके डॉक्टर महेश सिंह सर हैं, ये इंजीनियर हारिस मुस्तफ़ा सर हैं, और ये आपके आकाश सर हैं। ठीक है भैया, ये आपके आकाश सर हैं। तो चलिए, किसी का किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो पूछिए, किसी का किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो भाई तो पूछिए, अदरवाइज आज की क्लास को फिर रोका जाए। ठीक सर, क्वीन डिसीजन कैसे होता है? जो देखिए, सवाल क्या है, सवाल आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, वहां पर जवाब दे देंगे। चलिए बढ़िया है भाई। नाम सर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट का कुछ पता चला क्या? कुमकुम दुबे जी, अभी तक तो हमको इसके लिए बहुत नॉलेज नहीं है। जैसा भी होगा वो सर लोग न्यूज लेकर प्रॉपर जाते हैं, जैसे कुछ होगा आप निश्चिंत रहिए, सबसे पहले न्यूज आप लोग को मिलेगी। ठीक, जो रॉयल जेली को फीड कर लेती है वो क्वीन बी बन जाती है, और जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रेड वैक्स ब्रेड को जो फीड करता है वो वर्कर या ड्रोन में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो जो रॉयल जेली को पर फीड करता है वो क्वीन में कन्वर्ट होता है, जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है। बाकी अगर कुछ होगा तो उस पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।